वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और ये है आपके एमसीक्यू सीरीज का वीडियो नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। और हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 273 केल्विन का टेम्परेचर है, मतलब 0 डिग्री का टेम्परेचर है। और 0 डिग्री के टेम्परेचर में हमने बर्फ को रखा और उसी तापमान पर हमने जल को रखा। ठीक है, तो हम ये देख पाएंगे कि जो बर्फ के कणों की ऊर्जा होती है और जो जल के कणों की ऊर्जा होती है, उस केस में जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है। एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आइस पार्टिकल्स। रीज़न क्या है, ध्यान से समझो। जब हमारा बर्फ 273 केल्विन पे होता है तो वो जो है खुद को बदलने का कोशिश करता है वाटर में, क्योंकि आपको पता है 273 केल्विन में आइस जो है, बर्फ जो है, खुद को पानी में बदलना स्टार्ट करता है, जिसके कारण उसकी जो ऊर्जा होगी वो अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल होगी। ठीक है, लेकिन उसी तापमान पर जब जल रहेगा तो वो उस ऊर्जा को अपने अंदर शोषण करेगा। ठीक है, और शोषण करके अपने अंदर उसको जमा करके रखेगा। तो हम ये समझ पाएंगे कि कणों के पास उस समय ज़्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि वो नॉर्मल अपने पानी की अवस्था में ही मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन बर्फ के कणों के पास ज़्यादा ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि बर्फ के कण स्वयं को जल में बदल रहे होंगे, जिसके कारण वो ऊर्जा उस अवस्था परिवर्तन में लग रही होगी। तो इसीलिए याद रखना है कि जो 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल की कणों की ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, उसके कण सीधे सीधे उस ऊर्जा को शोषण करेंगे, अपने पास रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जब द्रव उबलता है, जिस टेम्परेचर पे द्रव उबलेगा वायुमंडलीय दाब पर, उसे हम कहेंगे क्वथनांक। ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। 33, 373 केल्विन पर तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा कैसी होगी। देखिए, अभी आया था बर्फ और पानी वाला क्वेश्चन, अब हमारे पास आया है 373 केल्विन पर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे है क्या। 373 केल्विन पर होता ये है कि जो पानी होता है वो भाप में बदलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हुआ ये कि अगर हम वेपर ले ले, भाप ले ले 373 केल्विन पर, तो आप जानते हो कि 373 केल्विन पर जो भाप होगा वो भाप की अवस्था में ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाप तो उस अवस्था में पहले से ही पहुंच चुका है 373 केल्विन पे, अगर वो है तो वो क्या करेगा, अपने कणों के अंदर ऊर्जा को शोषित करने का काम करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करेगा। लेकिन इसी तापमान पर जब पानी होगा तो पानी खुद को बदलने का काम करेगा, अवस्था परिवर्तन का काम करेगा, स्टेट चेंज का काम करेगा। अगर वो स्टेट चेंज का काम करेगा तो स्टेट चेंज करने के लिए, अवस्था परिवर्तन करने के लिए वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेगा। तो आप समझ पाओगे कि 373 केल्विन पर अगर पानी है और 373 केल्विन पर भाप है तो भाप के कणों की ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेट में पहुंच चुका है और वो अब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने पार्टिकल्स के पास। और लेकिन पानी को जब आप देखोगे तो पानी जो है उस प्रोसेस को बदलने में लगा हुआ है। ठीक है, भाप बनने में लगा हुआ है, जिसके कारण उसके कणों की ऊर्जा, ठीक है, वो शोषण में नहीं उपयोग होगी, अवस्था परिवर्तन में उपयोग होगी और कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाप के कणों की ऊर्जा जो होगी वो आपकी ज़्यादा होगी और पानी के कणों की ऊर्जा जो है 373 पे कम होगी, क्योंकि ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। देखिए, पानी है, हम गर्म किए तो तापमान परिवर्तन करने के चलते अवस्था में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, जनरली आकार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन अगर हम अवस्था परिवर्तन बोल देते हैं तो आकार भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 34 का ए नंबर, अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट करते हैं, 300 डिग्री केल्विन, मतलब 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 300 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। देखिए, ध्यान से समझिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपके पास केल्विन हो
और आप उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो आपको ये करना है कि सिंपल 273 माइनस कर देना है। जब आप 300 में से 273 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 27 और आपका जो है आंसर बन जाएगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से सेल्सियस बदलना हो तो आप माइनस करिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो आप क्या करिए, प्लस करिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए, जब द्रव जो है वाष्प में बदलता है तो हम उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। आपको एक डायग्राम भी कराया होगा, ठीक है, मैंने, जिसमें बताया होगा 6 अवस्थाओं के बारे में, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, गलना और जमना। तो इसी में हम पढ़ाए होंगे द्रव से जब वाष्प में बदलता है तो हम उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। वाष्पीकरण में कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। ये डिटेल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में कराया गया था कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर हम तापमान को देखें तो तापमान बढ़ने के चलते वाष्पीकरण बढ़ता है, प्रभावित करता है। आर्द्रता भी प्रभावित करता है, वायु की गति भी प्रभावित करती है। तो इसमें से हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है। देखिए, आर्द्रता बढ़ने का मतलब ये होता है कि पानी का परसेंटेज, पानी की मात्रा, जलवाष्प वायुमंडल में ज़्यादा हो गए हैं, वायु में ज़्यादा हो गए। जब वायु में जलवाष्प ज़्यादा हो जाएगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो वाष्पीकरण कम हो जाता है। नेक्स्ट है 39। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण का क्या होगा। जब सतही क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो उसको ऊष्मा ज़्यादा जल्दी प्राप्त होगा, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 40 नंबर। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, अगर हम दबाव बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि जो हमारा कणों के बीच की दूरी है वो, ठीक है, कम होने लगेगी। और तापमान घटा रहे हैं तब क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो है और जमना शुरू कर देगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो द्रव होता है ठोस द्रव में बदल जाता है, ये लिखा हुआ है। ठोस गैस में बदल जाता है, गैस द्रव में बदल जाता है। देखिए, ठोस द्रव में तो बदलेगा नहीं, तापमान बढ़ाने पे बदल सकता है। द्रव गैस में बदलेगा तब जब तापमान बढ़ेगा, हम तो घटा रहे हैं। ठोस गैस में तब बदलेगा जब हमारा तापमान बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ डी नंबर लिखा है, गैस द्रव में बदल जाता है। तो 40 का जो आंसर होगा वो डी नंबर जो है सही आंसर होगा कि गैस द्रव में बदल जाता है। इसका अगर ऑप्शन एक होता कि द्रव जो है वो तुम्हारा गैस में बदल जाता है, या एक हमारा मान लीजिए ऐसा ऑप्शन होता कि द्रव जो है ठोस में बदल जाता है, तो ये भी हमारा सही आंसर माना जाता। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि गैसों के कणों की दूरी जो है घटकर द्रवों के कणों के बराबर हो जाएगी, तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगा तापमान के घटने पर। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, 250 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए, एक बात बताओ, आपको पता है कि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, और यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस का बात बोला गया है कि मतलब जल जो है वो भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। देखो, गर्मी के टाइम में इंसान को थोड़ा कम गर्मी लगना चाहिए, तो कम गर्मी लगने के लिए ऐसा कपड़ा पहनिए जो कि कम ऊष्मा अवशोषित करे। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़े पहनने चाहिए जो कि कम ऊष्मा अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है। ठीक है, देखिए, नॉर्मली पदार्थ के जो पहली अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं बताई गई थी, ठोस, द्रव और गैस, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। तो आपको ये समझना है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, जब कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तब प्लाज्मा की अवस्था प्राप्त होती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, ठोस, ठीक है, द्रव, गैस या प्लाज्मा। फिलहाल के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है,
45 का आंसर डी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना चाहिए था क्वेश्चन पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, मतलब सॉरी, हमारा क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट लगा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तब आंसर होता प्लाज्मा। फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो होगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपको बताया गया जब गैस द्रव में बदलेगा तो हम उसे संघनन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं। गैसों में विसरण का एक उदाहरण क्या है? देखिए, गैसों में विसरण मतलब गैसों का, दो प्रकार की गैसों का खुद से मिलना। अब ध्यान से सुनो, गैसों में विसरण का मतलब गैस में मिलना चाहिए कोई चीज़, जैसे इत्र के सुगंध का हवा मिलना। इत्र जो है एक लिक्विड चीज़, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे ही वो वाष्पीकृत होता है तो वो तुरंत हवा में मिल जाता है। तो एक तरह से 47 जो है उसका ए नंबर सही आंसर होगा कि जो इत्र है वो हवा में मिल जाता है, तो गैसों में विसरण हो गया। बी नंबर है स्याही का पानी में मिलना। स्याही जो है एक द्रव पदार्थ है, पानी भी द्रव है, तो इसमें तो गैस का विसरण हुआ नहीं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इसमें भी कोई गैस का विसरण नहीं हुआ, कोई गैस चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, गैस जैसा कुछ भी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, 200 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है? ठीक है, अब हमसे बोला है 200 केल्विन जो है कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो आप एक काम करो, केल्विन से यहाँ पे सेल्सियस में बदलना है, तो आपको इसमें 273 घटाना होगा, मतलब आपको लिखना होगा 200 केल्विन माइनस 273। तो आप देख पाओगे कि 200 से हम जब 273 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस 73 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 273 पीछे होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? अगर जल शुद्ध हो तो बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका, ठीक है, क्वथन करने लगेगा, उबलने लगेगा। अब यहाँ तो डिग्री सेल्सियस लिखा नहीं है, केल्विन में है, तो डिग्री को, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना होगा। तो 100 में 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हमको मिलेगा, जो होगा 49 का सी नंबर आंसर। 50 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, तो सी नंबर यहाँ पे 50 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, आगे देखेंगे गुप्त उष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त उष्मा जो होता है एक ऐसी उष्मा होती है जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था प्राप्त कर लेता है, उस दौरान अपने वो कणों को जो उष्मा दे रहा होता है उसको हम गुप्त उष्मा बोलते हैं। तो यहाँ बोला है कि गुप्त उष्मा का मात्रक बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जूल पर केजी। ठीक है, J/kg लैटेंट हीट का मात्रक होता है। आगे है एक कैलोरी कितने के बराबर होता है? जो 52 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलोरी वो कितने जूल के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 4.18 जूल। एक कैलोरी में 4.18 जूल उष्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम क्या है? मतलब हमको ये बताना है कि जो अंदर पदार्थ के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन कणों का बल बढ़ रहा है। अब बल किस तरह का बल बढ़ेगा? बल बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, तो सबसे कम आकर्षण बल होगा गैस का, उससे ज़्यादा आकर्षण बल होगा द्रव का, और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा ठोस का। नेक्स्ट है बर्फ के गलने की गुप्त उष्मा क्या होती है? मतलब कि आपको ये बताना है कि जो बर्फ है उसके गलने की गुप्त उष्मा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कितना गुप्त उष्मा देंगे तो बर्फ के अंदर जो है लैटेंट हीट आ जाएगा। ठीक है, उसका जो हीट चेंज करके अवस्था परिवर्तन शुरू होगा। तो 54 नंबर जो है वो हमारा है ही नंबर, 335 किलो जूल पर केजी अगर हीट देंगे तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा ये होगी। नेक्स्ट, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? जल है, सिंपल आंसर है, ठोस में भी होगा, गैस में भी और द्रव में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? देखिए, घनत्व का मतलब होता है, ठीक है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, इसको हम बोलते हैं घनत्व। अब यहाँ दिक्कत इस बात का है कि जो घनत्व होता है उसको अगर हम समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर बहुत छोटे से जगह में बहुत सारे कण मौजूद है तो घनत्व ज़्यादा है, और बहुत छोटे से जगह में बहुत कम कण मौजूद है तो घनत्व कम है। तो बोला जाए तो 56 नंबर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो सी नंबर जो रुई है वो सही आंसर है। रुई का घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आप 1 किलो लोहा खरीदोगे तो काफ़ी
कम जगह में ही 1 किलो लोहा आ जाएगा, लेकिन अगर आप 1 किलो रुई खरीदोगे तो उसको बहुत ज़्यादा जगह लगेगा। अगर कम जगह लेकर के बहुत ज़्यादा हमारा द्रव्यमान आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे घनत्व ज़्यादा है, और ज़्यादा जगह ले रहा है पर द्रव्यमान बहुत कम आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे घनत्व कम है। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तरंगदैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं होगा। फिलहाल के लिए तरंगदैर्ध्य जो होता है ये तरंगों का गुण होता है, ठीक है, जो आप ध्वनि में पढ़ोगे। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? जब कोई चीज़ गर्म होती है तो भाप बनता है और भाप के चलते गर्मी उत्पन्न होती है। 58 का आंसर ए नंबर होगा। गर्म करने पर गैस का क्या होता है? देखिए, गर्म करने पर गैस फैलने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो गैस का आयतन होता है वो तुम्हारा बढ़ जाता है। तो 59 नंबर जो है उसका आंसर होगा ए नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में पदार्थ के कणों की कौन सी अवस्था दिखाई गई है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कण जो है बहुत ज़्यादा सामने सामने है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो है पदार्थ के कणों की, फिलहाल के लिए कण सामने सामने तो है बट थोड़ा थोड़ा स्पेस भी आप देख पाओगे कि कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा आपको जगह भी दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से, ठीक है, हम इसे द्रव की अवस्था कह सकते हैं। तो जो हमारा 60 नंबर आंसर होगा उसका आंसर होगा द्रव अवस्था। अब आगे चलते हैं कि इसमें पदार्थ की कौन सी अवस्था दिखाई गई है, ठीक है, मतलब 60 नंबर तो यही है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 61। निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? घड़े का जल जनरली जो होता है वो वाष्पीकरण के चलते ठंडा होता है, ठीक है। जो पानी की ऊष्मा होती है वो छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाती है। तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। नेक्स्ट, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था किसके कारण बनता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तापमान के कारण जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था बनता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस के सीधे सीधे गैस में बदलना। तो जनरली यहाँ पे गंधक लिखा हुआ है 1 नंबर ऑप्शन पे, 2 नंबर में आयोडीन है, सी नंबर में मैग्नीशियम है और डी नंबर ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नीशियम ये एक तरह का धातु है, गंधक ये नहीं होगा, आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो होता है इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, मतलब कि आयोडीन को अगर आप गर्म करोगे तो सीधे सीधे ये गैस में बदल जाएगा। निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो कौन सी अवस्था होती है? तो देखिए, जनरली अगर हम देखें, अगर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी तो 64 के गतिज ऊर्जा के हिसाब से आंसर सी नंबर होगा। मान लीजिए अगर लिखा रहेगा गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है तो गैस समझिएगा, और अगर लिखा रहेगा स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है तो ठोस समझिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर ऊर्जा बोल देगा तो आप गतिज ऊर्जा ही समझिए। नेक्स्ट, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, इसका कारण क्या होता है? देखिए, जल का जो घनत्व होता है, ठीक है, अगर किसी पदार्थ के घनत्व से ज़्यादा हो जाए तो आप सिंपली समझ जाइए कि वो उस पदार्थ को जो है ऊपर अपने तैरा देगा। मतलब कि अगर जल का घनत्व 5 है, ठीक है, 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वैसे तो जल का घनत्व 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, और कोई वस्तु है उसका मान लीजिए 400 ग्राम पर मीटर क्यूब के करीब कुछ होता है घनत्व। तो अगर घनत्व कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जल उसको अपने ऊपर रख लेगा, और जैसे ही उस पदार्थ का घनत्व जल से ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो पदार्थ जो है पानी में डूब जाएगा। तो बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैर रहा है, इसका कारण ये होता है कि जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट, जब वाष्प संघनित होता है तब क्या होता है? देखिए, वाष्प मतलब भाप। अब भाप जो है, ठीक है, भाप को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर गुप्त ऊष्मा और बढ़ जाएगी, और भाप से अगर हम ऊष्मा निकाल लेंगे, उसको हम ठंडा करेंगे, तब क्या होगा कि वो संघनित होने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 66 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। जब भाप से हम ऊष्मा बाहर निकाल लेंगे तो भाप ठंडा होने लगेगा और वह संघनित होने लगेगा। तो याद रखना है, जब वेपर कंडेंस करेगा तो ये जो है हीट इमिट करता है, हीट बाहर निकाल देता है। तो 66 नंबर का आंसर होगा तुम्हारा। इसको और एक दूसरा तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें ऊष्मा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आंसर को देखेंगे तो ऊष्मा के कॉन्टेक्स्ट में आंसर या ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ये हो सकता है, नहीं तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब तापमान घटता है
ठीक है, उस समय भी हमारा जो भाप होता है वो संघनित होना शुरू हो जाता है और द्रव में बदलता है। तो फिलहाल बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, बुक में इसका आंसर दिया हुआ है आपका डी नंबर कि जब तापमान घट जाता है तो हमारा जो भाप है वो संघनित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ऊष्मा के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ आंसर नहीं दिया, यहाँ तापमान के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या कितनी होती है? मतलब हमसे ये पूछा गया है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर को वेपर में बदलने के लिए कितने किलो जूल ऊष्मा प्रति केजी की जरूरत होगी, ये बोला गया है। ठीक है, तो 67 का ए नंबर आंसर तो हो ये नहीं होगा, आंसर होगा 67 का बी नंबर 2260 किलो जूल पर केजी जो है सही आंसर माना जाएगा 67 का। 68, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? देखिए, पदार्थ के इससे हमको ये पता चलता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जब कोई अगरबत्ती जला तो वो उसके जो कण है वो गैस में बदले। अब वो गैस गति करते हुए वायु में मिल गया और वायु गति करती हुई हमारे पास पहुंची और हमारे नाक के अंदर आके सेंस हुआ कि अगरबत्ती का स्मेल आ रहा है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गति करते हैं। अब 69 नंबर क्या है देखते हैं, गर्म करने पर गैस का क्या होता है? अभी देखे थे गैस फैलता है गर्म करने पे। ठीक है, अगर हम किसी बलून में हवा भर करके, ठीक है, एक डेगची में पानी ले लें और पानी को खौलाएं और खौलाते रहे और बलून को उसी में रखें, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे बलून के अंदर जो गैस है वो गर्म होगी और बलून का साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो गैस का आयतन जनरली क्या होता है, बढ़ता है। 69 का ये नंबर सही होगा। फिर लिखा हुआ है 70 नंबर, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दिखाया गया? देखो, इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड। इस जगह में अगर आप देखोगे जो डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस डाउन एरो में दिखाई दे रहा है अमोनियम क्लोराइड जो कि वाष्प बना हुआ है। ठीक है, जब हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो वो इस कीप के ऊपर जम जाता है और यहाँ लिखा हुआ है ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। मतलब अमोनियम क्लोराइड गर्म हुआ, भाप वाष्प में बदला और वाष्प में बदलने के बाद सीधे सीधे ठोस में बदल गया। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड का वाष्पीकरण बिल्कुल नहीं, संघनन बिल्कुल नहीं, आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म किए और वो सीधे सीधे किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट नंबर जो हमारा है 70 नंबर, उसका आंसर सी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 1 का एमसीक्यू का सारा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, और सारा का सारा वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज अजीवर्स क्लासेस, द वीडियो वॉज प्रेजेंटेड बाय सौरभ गोस्वामी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।